नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की जो पोजीशन थी कि क्या कौन प्रेसिडेंट हो सकता है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कौन कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया है, क्या काम कर सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट आर द राइट्स एंड प्रिविलेजेस गिवन टू द प्रेसिडेंट, और जो पावर्स उसको हैं उन पावर्स को कैसे वो यूज करता है। तो जैसा कि आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट में होता है, ठीक है। तो डिटेल में, और साथ में ये डिफेंस के बारे में भी बात करता है, डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांड होता है। तो इसी तरह से जो प्रेसिडेंट के हर फील्ड में जो पावर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पावर्स एंड प्रोविजंस हैं, उनको कैसे वो यूज करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट, चूंकि रिपब्लिकन नेचर ऑफ स्टेट है अपना, रिपब्लिकन नेचर का मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कोई इनहेरिटेंस में नहीं मिलता है उसको, जैसे कि मोनार्की में होता है, राजतंत्र में होता है कि राजा का बेटा राजा बनता है। जो रिपब्लिकन ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, गणराज्य में क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट चुने जाते हैं फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड, और हर सिटीजन ऑफ इंडिया एलिजिबल होता है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इंडिया में प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो इलेक्टेड होता है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, उसका चुनाव होता है। और प्रेसिडेंट चूंकि हेड ऑफ स्टेट है रिपब्लिकन नेचर में, तो हम देखेंगे कि हेड ऑफ स्टेट के तौर पे वो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका जुडिशियरी। इट मींस कि प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन तीनों को करता है। और इसमें स्पेशली हमें ध्यान ये देना है कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जो कार्यपालिका का काम है, जिनका काम है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, तो उन पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन में प्रेसिडेंट के काम को हम 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, 4 अलग हेडिंग में। पहला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम, दूसरा इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में कैसे आपातकाल का निर्माण होता है और कैसे उसको यूज किया जाता है, तीसरा डिप्लोमेटिक पावर्स कि दूसरे देश के साथ जो हमारे संबंध हैं उन संबंध को कैसे कूटनीतिक तौर पे सॉल्व करता है राष्ट्रपति, और चौथा मिलिट्री पावर्स, और आखिरी में हम देखेंगे कि जुडिशियल पावर्स क्या क्या है हेड ऑफ स्टेट होने के नाम पे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर का। तो आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। इट मींस कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है। अब पार्लियामेंट का काम क्या है? पॉलिसीज फॉर्मेशन, बिल बनाती है पार्लियामेंट। तो जो कानून बनाया जाता है, तो आर्टिकल 111 के तहत, 111 के तहत प्रेसिडेंट उन बिल को एसेंट देता है। राष्ट्रपति से एसेंट मिलने के बाद, मान्यता मिलने के बाद ही कोई भी बिल कानून का रूप लेता है। थर्ड पावर है पावर टू समन और प्रोरोग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। समन करने का मतलब है बुलाना। जैसे पार्लियामेंट का सेशन साल में, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशन बी 180 डेज, मतलब 6 महीने का कम से कम जो है मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो कभी भी पार्लियामेंट का सेशन बुला सकता है, या फिर ऑन गोइंग जो सेशन चल रहा है उसको छोटा कर सकता है, उसका टाइम पीरियड को कम कर सकता है। ये आर्टिकल 85 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को आर्टिकल 87 में पार्लियामेंट को एड्रेस करने का पावर है। एड्रेस करने का मतलब कि राष्ट्रपति जब नया लोकसभा कंस्टिट्यूट होके आता है, जैसे हर साल 5 साल पे लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, नई गवर्नमेंट चुनी जाती है, इलेक्शन होते हैं, तो जब नई कॉन्स्टिट्यूशन, नई लोकसभा
कंस्टिट्यूट होती है, तो राष्ट्रपति उसमें फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं और उसमें एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं। और दूसरा होता है कि हर साल के शुरुआत में जो पहला सेशन होगा, उस पहले सेशन को राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं और उसमें उस साल का जो फ्रेमवर्क होगा वर्किंग का, उसको एक खांचा एक तैयार होता है जिसको लेट डाउन करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर है क्योंकि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व करने का मतलब कि उसका टेन्योर जो है उसको समय से पहले खत्म कर सकते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति लोकसभा में 2 मेंबर, जो कि आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन के तौर पर कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति को लगता है इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, 2 मेंबर को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। और राष्ट्रपति आर्टिकल 80A के तहत क्या कर सकते हैं कि राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, ये करते ही करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि अगर उनको ओपिनियन में रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है तब करेंगे, एक कंडीशनल है, दूसरा मैंडेटरी प्रोविजन है। और इसमें जो करते हैं यहाँ पे आर्ट, साइंस, पब्लिक लाइफ, ठीक है, इन सब में फील्ड से नॉमिनेट किया जाता है। राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इशू करने का भी अधिकार है। अब ऑर्डिनेंस से क्या तात्पर्य है? ऑर्डिनेंस होता है इस अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब है कि यदि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति और या फिर गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट करते हैं और आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं अध्यादेश इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों जगह पढ़ना है और अध्यादेश के बारे में एक बार में हम समझ ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों का काम अपने अपने जुरिस्डिक्शन में सेम है। अब अध्यादेश कब लाया जा सकता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए 3 रिक्वायरमेंट होती है। पहला कि दोनों हाउस से पास होना चाहिए, और दूसरा कि एक दोनों हाउस से तो एक हाउस का 2, और तीसरा स्टेप होता है एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन अगर मानिए कि कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है, या फिर जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, केवल राज्यसभा है, तो उस समय में कोई कानून नहीं पास हो सकता हाउस से। लेकिन किसी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए किसी स्पेसिफिक लॉ की जरूरत है, तो ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करते हैं। और ऑर्डिनेंस जो प्रोमोलगेट होता है उसका लीगल इफेक्ट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, सेम होता है किसके जैसा, जो पार्लियामेंट से बिल पास होता है, बिल पास होकर जो लॉ बनता है उसके जैसा ही वैलिड होगा वो। ठीक है, अब किस मैटर पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? तो जिन जिन मामलों में ऑल द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच यूनियन पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ। जैसे यूनियन पार्लियामेंट को किस किस सब्जेक्ट में लॉ बनाने का अधिकार है? पहला जो यूनियन लिस्ट है, और दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर हैं उन पे ऑर्डिनेंस जारी की जा सकती है। अब वैलिडिटी क्या होगी ऑर्डिनेंस की? तो ऐसा कहीं पे भी ये नहीं दिया गया है कि ऑर्डिनेंस कितने दिन तक वैलिड होगा, लेकिन ये लिखा गया है कि ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद जो कमिंग सेशन होगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो होगा, उस सेशन के फर्स्ट सिटिंग से लेकर के 6 वीक के भीतर, 6 वीक तक वो वैलिड होगा। अगर 6 वीक के अंदर वो पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाएगा। अगर 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट उसको पास नहीं करती है तो वो लैप्स कर जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस क्या हो सकता है, क्योंकि मिनिमम क्या होगा कि जिस दिन मानिए कि आज इशू हुआ, कल अगर सेशन बुला लिया गया, सेशन स्टार्ट हो जाता है दोनों हाउस का, तो नेक्स्ट डे अगर मानिए दोनों हाउस ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो एक दिन भी मिनिमम वैलिडिटी हो सकती है। मैक्सिमम का कैलकुलेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन कितना हो सकता है, 180 डेज। मतलब उससे अगर ज्यादा हो जाता है
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा। तो इसीलिए अपने यहां देखते हैं कि 3 सेशन होते हैं, एक विंटर सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है और तीसरा बजट सेशन होता है। तो 2 सेशन के बीच में 180 दिन, तो यहां पे 6 मंथ। और दूसरा केस क्या है, 6 वीक्स फ्रॉम फर्स्ट सिटिंग, तो इसका मतलब 1.5 महीना, 1.5 मंथ। तो मैक्सिमम वैलिडिटी जो हो सकती है, अगर मानिए एक सेशन के खत्म होने के बाद, जिस दिन खत्म हुआ, खत्म होने के बाद राष्ट्रपति प्रोमुलगेट करते हैं, तो वो 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के भीतर दूसरा सेशन आना जरूरी है, और उसके बाद 1.5 महीना। तो मैक्सिमम वैलिडिटी जो होगा 7.5 मंथ हो सकता है एक किसका, एक ऑर्डिनेंस का। नाउ कम टू एग्जीक्यूटिव पावर। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि एग्जीक्यूटिव पावर को हम 4 हेड के अंदर पढ़ सकते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक सब्जेक्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। रीजन क्या है उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेशन, इसने क्या किया है कि लेजिस्लेचर का जो पोर्शन है, सब्जेक्ट मैटर दिया है, उनके सेशन के क्या प्रोसीजर होंगे, वो सब कुछ दिया हुआ है। जुडिशरी कौन कौन से केस देखेगी, क्या क्या जुरिस्डिक्शन होगा, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन क्या है कि एग्जीक्यूटिव के बारे में वेग आइडियाज दिए गए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है कि किस रूल्स के अंदर ये डिफाइन होंगे एग्जीक्यूटिव के फंक्शन, उनकी बात करता है। अब आ जाते हैं वापस अपने, तो 4 हेड के अंदर एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या होता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन काम किसका है, लेजिस्लेचर का। तो यहां पे पॉलिसी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में होता है पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन। दूसरा इमरजेंसी, तीसरा मिलिट्री और चौथा डिप्लोमेटिक पावर्स। एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन इज प्रेसिडेंट, कि मतलब जो कार्यपालिका की जो मतलब सर्वोच्च शक्ति होगी वो यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन में कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। तो और एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाम पे प्रेसिडेंट क्या क्या काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी लेजिस्लेचर हैं वो चुन के आते हैं, चुन के आने के बाद उन्हीं में से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का सिलेक्शन किया जाता है। क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का होना जरूरी है, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सके। दूसरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल ऑफिसर होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर में इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन में 1+2, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और यहाँ पे जजेज का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इनको हम जुडिशियल पावर्स में देख लेंगे, यहां से हटाए थे। साथ ही देखेंगे कि जितने लोगों को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, उनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस लेट डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। उदाहरण के लिए जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैं, इनकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जो है प्रेसिडेंट की तरफ होती है। इसका मतलब एक मिनिस्टर तब तक पावर में रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे, प्लेजर डॉक्ट्रिन यहां पे काम करती है। लेकिन कलेक्टिविटी है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा की तरफ स्पेसिफिकली। अटॉर्नी जनरल को जब चाहे प्रेसिडेंट उनके पद से हटा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन, सीएजी और के केस में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जो जजेस को हटाने का जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर फॉलो होगा, और बाद में दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट एक रिमूवल ऑर्डर साइन करेंगे और वो रिमूव हो जाएंगे। और यूपीएससी के केस में है इंक्वायरी प्रोसीजर। इंक्वायरी प्रोसीजर का मतलब है
कि प्रेसिडेंट एक इंक्वायरी रिकमेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और वो जजेस जो इंक्वायरी करके रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। तो ये है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव पावर। नाउ कम टू इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर है, नाम से ही क्लियर है कि आपातकालीन स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो अपने यहाँ 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा आर्थिक आपातकाल। इन तीनों का प्रोक्लेम करने का, ठीक है, राष्ट्रपति जब तक नहीं चाहेंगे तब तक प्रोक्लेमेशन इशू नहीं हो सकता। इट मींस कि इमरजेंसी को लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वो कैसे करते हैं तो इमरजेंसी पे हम एक सेपरेट चैप्टर में डील करेंगे, देखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्रेसिडेंट सोल अथॉरिटी है लागू करने के लिए, हटाने के लिए सोल अथॉरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कुछ पावर दिए गए लोकसभा को कि लोकसभा चाहे तो नेशनल इमरजेंसी को रिमूव कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए रिमूवल के लिए सोल अथॉरिटी नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट प्रोक्लेमेशन के लिए प्रेसिडेंट सोल अथॉरिटी है। नाउ कम टू मिलिट्री पावर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 53 क्लॉज 2 के अंदर सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। क्योंकि अगर हम देखें गवर्नमेंट में फोर्सेस के मामले में तो 2 तरह का है, एक होता है क्या, इंटरनल सिक्योरिटी, और दूसरा है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी किसके अंदर आती है, जो होम मिनिस्ट्री है, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी डिफेंस मिनिस्ट्री, और डिफेंस के अंदर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी आती है। तो आर्टिकल 53 क्लॉज 2 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होते हैं। अब हायरार्की अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन होगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नीचे कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। उनके नीचे कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। अब उनके नीचे एक और नया पोस्ट अभी 2019 से आ गया है, वो क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और उसके बाद 3 जो सेना है उन तीनों के अपने अपने हेड हैं। चीफ ऑफ स्टाफ किसके, नेवी के, एयरफोर्स के एंड आर्मी के। तो कहने का मतलब ये हायरार्की फॉलो होती है। तो सुप्रीम कमांडर जो होंगे आर्म फोर्सेस के, डिफेंस के, वो प्रेसिडेंट होते हैं, और ये होते हैं एडवाइजर टू द सुप्रीम कमांडर। और राष्ट्रपति अपने डिफेंस के पावर के अंदर सोल अथॉरिटी है, वो चाहे तो किसी भी देश के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। युद्ध और शांति दोनों राष्ट्रपति के हाथ में है, सब्जेक्ट टू कि उन्हें एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करना पड़ता है, ठीक है। नाउ कम टू डिप्लोमेटिक पावर्स। कूटनीतिक शक्तियां क्या हैं, तो वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहता है कि जो एम्बेसडर्स हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए किसी भी देश में। तो इसीलिए राष्ट्रपति सोल अथॉरिटी है, वो क्या करते हैं कि अपने इंडियन जो ऑफिसर्स हैं उनको एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं और दूसरे देश में भेजते हैं। साथ ही वो क्या करते हैं कि दूसरे देश से जो एम्बेसडर इंडिया के लिए अपॉइंट होते हैं उनको यहाँ रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए का मतलब क्या है कि उनको जो इम्यूनिटी दी जाती है वो इम्यूनिटी तब से लागू होगी जब कंसर्न्ड एम्बेसडर अपना क्रेडेंशियल प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें जो एम्बेसडर अपॉइंटेड होते हैं वो क्या करते हैं, आकर के इंडियन प्रेसिडेंट को अपना क्रेडेंशियल जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है वो सबमिट करते हैं, और उसके बाद उनको इम्यूनिटी दी जाती है, ठीक है। तो ये अब एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिए कि एक एम्बेसडर होता है और दूसरे को कहते हैं हाई कमिश्नर। ये दोनों पोस्ट सेम हैं, अंतर क्या है कि जितने देश ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के पार्ट थे, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मतलब है कि जिन देशों पे कभी ब्रिटेन ने शासन किया है,
तो उन देशों के जो एम्बेसडर होते हैं उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, उच्चाधिकारी। बाकी जगह के जो हैं उनको एम्बेसडर कहा जाता है, राजदूत। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति जितने भी इंटरनेशनल फोरम हैं उन पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या कि उसमें भाग लेना, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट साइन होंगे वो साइन करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि कई बार सुनते हैं कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे गए, फलाने सेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। तो इसीलिए क्योंकि राष्ट्रपति जो काम करते हैं वो या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर वो अपने सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव के थ्रू कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव हैं, तो उसके बेसिस पे वो जाकर के वहां पे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। और चौथा, जितनी भी ट्रीटी साइन होती हैं वो सारी ट्रीटी प्रेसिडेंट के नाम से ही साइन होती है। ऑल ट्रीटीज आर साइंड इन द नेम एंड ऑफ प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस। अब इसमें एक लास्ट बचता है जुडिशियल पावर। न्यायिक शक्तियां क्या क्या है? तो सबसे पहली न्यायिक शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये कहे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक कोर्ट है, ये अदालतें हैं। तो इनमें जो जजेज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं और रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है थ्रू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड, जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके बेसिस पे। ठीक है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास क्षमा देने का अधिकार है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 72 में दिया गया। अब पार्डनिंग पावर किन किन मामलों में कर सकते हैं, क्या क्या क्षमा दे सकते हैं? तो सबसे पहला है पार्डनिंग फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। कोई भी पनिशमेंट अगर किसी कोर्ट को दिया गया है, कोई द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया है, तो प्रेसिडेंट उसको कंप्लीट पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, पूरी तरह से क्षमादान दे सकते हैं। दूसरा है रिप्राइव, और कह सकते हैं इसको रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है? टेम्पररी सस्पेंशन। टेम्पररी सस्पेंशन का मतलब कि कहा जाएगा कि अगर मानिए कोई व्यक्ति अपील कर रहा है कहीं, तो कुछ दिन के लिए उसके जो पनिशमेंट है उसको डिले किया जा सकता है, कुछ दिन तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। तीसरा है रिमिशन और रिस्पाइट। इसका मतलब, रिमिशन का मतलब होता है चेंज द अमाउंट। अगर मानिए कि किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया है, आजीवन कारावास दी गई है, और उसको कहा गया है कि रिगोरस इंप्रिजन, सश्रम कारावास, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर मानिए उसको 14 साल है तो घटा करके 10 साल कर सकते हैं। तो वो टाइम चेंज करेंगे लेकिन नेचर वही रहेगा। और चौथा तरीका है कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है कि नेचर चेंज कर देना किसी लोअर में। जैसे किसी को मानिए डेथ पेनाल्टी दी गई है, फांसी की सजा है, तो उसको चेंज करके लाइफ इंप्रिजनमेंट कर सकते हैं। लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो उसको चेंज, रिगोरस इंप्रिजनमेंट है, कठिन सश्रम कारावास है, तो उसको साधारण कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति किसी भी डेथ सेंटेंस को अगर देखा जाए तो गवर्नर के पास भी, जो 161 आर्टिकल के अंदर जो गवर्नर हैं स्टेट में, उनको भी पार्डनिंग पावर है। लेकिन दिक्कत कहां पे आ जाती है कि गवर्नर स्टेट लॉज के अंदर सारे पावर्स को यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट वो डेथ जो पेनाल्टी है, किसी को फांसी की सजा है तो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, जो कि राष्ट्रपति कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति का जुरिस्डिक्शन कहां? मिलिट्री के केस में अगर कोर्ट मार्शल हुआ है किसी व्यक्ति का, तो कोर्ट मार्शल के भी पनिशमेंट को क्षमा कर सकते हैं, जो कि गवर्नर नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट मार्शल का जो क्षमा कर सकते हैं वो किस बेसिस पे कर सकते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि राष्ट्रपति को यह पावर क्यों दिया गया है। ठीक है, तो एक तो वो हेड ऑफ स्टेट है, उसकी वजह से उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर है। दूसरी बात कि किन किन बेसिस पे वो कर सकते हैं, तो पहला है जजमेंट एरर। जजमेंट एरर का मतलब क्या है कि अगर मानिए कोई व्यक्ति अदालत के पास जाता है, तो अदालत उसके लीगल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही उसके कंडक्ट को देखती है, लेकिन जो ह्यूमन आईज के थ्रू देखना चाहिए वो चीज अदालत नहीं कर सकती, क्योंकि अदालत लॉ से बाउंड होती है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट को मर्सी पावर दी गई है। दूसरा क्या है?
इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड फैमिली। अब मानिए एक दो आदमी है, एक क्या है कि उस व्यक्ति ने अकेला है फैमिली में जो कि अर्निंग मेंबर है, जिसकी 7 लोगों की फैमिली है अगर मानिए। अब अगर उसको फांसी दे दी गई तो उस व्यक्ति की फैमिली जो 7 लोग हैं वो उनके लिए क्या है, एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है उनकी फैमिली पे। या फिर अगर कोई मानिए कि क्राइम करने वाला एक क्रिमिनल है और उसको मारता है किसी वजह से, जो कि नहीं मारना चाहिए किसी भी हालत में। क्राइम जो है तो किसी कोई भी क्रिमिनल एक्ट वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर अपने परिवार को बचाने के लिए वो किसी क्रिमिनल को मार देता है तो उससे सोसाइटी की रक्षा हो रही है, सोसाइटी को उसके प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को एनालाइज करके राष्ट्रपति क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं या फिर माफ कर देते हैं। तीसरा कंडीशन है फिजिकल कंडीशन और एज ऑफ ए पर्सन। फिजिकल कंडीशन का मतलब अगर मानिए कि अदालत में कोई आदमी मेंटली अनस्टेबल हो जाए जेल में रहते रहते, अब वो उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी फ्री किया जा सकता है। या फिर कोई एल्डरली पर्सन है, बहुत ज्यादा एज हो गया, बहुत साल उसने जेल में काट लिया है और उसको मतलब अब देखभाल की जरूरत है, तो राष्ट्रपति उसको मर्सी दिखाते हुए क्षमा दे सकते हैं या फिर नेचर चेंज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है कंडक्ट ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, कि अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है और सजा होता है ना कि मतलब हृदय परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, कि कोई व्यक्ति आकर के अपनी सजा का जो है तो एक्सेप्ट करता है अपने क्राइम को और उसके लिए सजा भुगतता है और सजा के दौरान वो क्या करता है, बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। तो उस बिहेव को देखते हुए, क्योंकि हमारा जो पनिशमेंट सिस्टम है वो प्यूनिटिव से ज्यादा, पनिशमेंट देने से ज्यादा रिफॉर्म में बिलीव करता है, ठीक है, तो इस रिफॉर्म के लिए उसके अच्छे कंडक्ट को देखते हुए राष्ट्रपति उसको पार्डन दे सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द जुडिशियल पावर्स वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट एक्चुअली प्रेसिडेंट डज, या फिर एक रबर स्टैम्प थ्योरी है। रबर स्टैम्प थ्योरी क्यों आई, क्योंकि कहा जाता है कि आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट हैज टू शैल वर्क, ठीक है, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब वो प्रेसिडेंट जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही काम करेंगे, इसका मतलब तो वो सिर्फ है कि मतलब जो कह दिया गया उस पर उनको ठप्पा लगा करके दे देना है। तो क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है? तो यहाँ पे जो है तो इसका जवाब जब हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का, तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। इन ऑर्डिनरी सिचुएशन राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करना पड़ता है, लेकिन दो ऐसे सिचुएशंस हैं। पहला सिचुएशन है कि अगर हंग असेंबली होती है, हंग असेंबली का मतलब है कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है किसी इलेक्शन में, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिशन का यूज करते हुए वो किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंट करके उसको कहेंगे कि आप इतने दिनों के भीतर अपनी मेजॉरिटी हाउस में साबित कीजिए, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिशन है उनका, यहां पे वो किसी एडवाइस के लिए बाध्य नहीं, ठीक है। और दूसरा है, दो पावर दिए गए हैं, एक है सस्पेंसिव वीटो, वीटो पावर, और दूसरा है पॉकेट वीटो। इसका मतलब क्या है? सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि अगर कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए और उनको लगता है कि इसको में कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या कर सकते हैं, दोबारा से उसको कंसीडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या पार्लियामेंट को वो भेज सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं बिल को अपने ओपिनियन के द्वारा कि क्यों उनको लगता है कि ये जो है सो गलत है, ठीक है। मानना न मानना अलग बात है, लेकिन थोड़े दिन के लिए वो बिल डिले हो जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट दोबारा से रिकंसीडर करके और फिर उसको रिटर्न नहीं करती है। या फिर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को दोबारा से रिकंसीडर करने के लिए प्रेसिडेंट भेज देते हैं। तो यहाँ जो डिले होता है इस वजह से इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंड हो जाता है। और जो दूसरा है पॉकेट वीटो, उसका मतलब क्या है कि अगर मानिए कि रिकंसिडरेशन में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसने सेम ओपिनियन भेजा और कहा, अब प्रेसिडेंट बाउंड हो जाते हैं साइन करने के लिए। लेकिन पॉकेट वीटो क्या है, प्रेसिडेंट को ये कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि कितने दिन में साइन करके देना है,
ठीक है, तो जब टाइम लिमिट फिक्स नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको लेकर के फाइल को अपने पास और भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं पॉकेट वीटो, कि पॉकेट में रख लिया भूल गए। ठीक है, तो यहां पे जहां जहां जरूरत पड़ती है तो वहां पे प्रेसिडेंट इसका, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे मतलब एक अपॉर्चुनिटी है आज कि आज 27 अक्टूबर है। ठीक है, आज जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ही के दिन हम 100th एनिवर्सरी मना रहे हैं जो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं के.आर. नारायणन जी। उन के.आर. नारायणन को सिटीजन्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। सिटीजन्स प्रेसिडेंट इसलिए कहा जाता था कि मतलब एक तो वो उनका जो बैकग्राउंड था वो पुअर बैकग्राउंड से आ रहे थे और वो लोगों की परेशानियों को समझते थे। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे स्टैंड लिए जो कि मतलब कन्फ्रंटेशन ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, कि जो चुनी हुई सरकार थी उनके साथ उनके कई बार कन्फ्रंट रहे, लेकिन उन्होंने उन चीजों को लॉजिकली और काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया। इसमें दो सिचुएशन हम यूज कर सकते हैं। एक, जब वो 25 जुलाई 1997 को प्रेसिडेंट के ऑफिस में आए और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। ठीक है, तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली थी, जिसको कि उन्होंने कंडीशंस को देखते हुए कन्विंस किया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी इफेक्टिव है और वो आगे भी काम करता रहेगा। और दूसरा अगर देखें तो केस आता है कि यूपी और बिहार सेम टाइम पे क्या हुआ कि यूपी और बिहार में अलग अलग गवर्नमेंट को, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए रिकमेंड किया गया था, बट के.आर. नारायणन सक्सेसफुली कन्विंस्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर हिज ओपिनियन, और सरकार ने उनकी बात को माना और वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज भी किया। उदाहरण के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो जब प्रेसिडेंट थे तो उस समय क्या हुआ कि एमपीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल आया था, जो कि उनको, प्रेसिडेंट को लगता था कि ये बिल किसी न किसी तरह से जो है, जो पर्पस है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, उसको डाइल्यूट करेगा। तो उन्होंने इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। ऑल्दो दोबारा से रिकंसिडर होकर के सेम बिल आ गया, देन ही वाज ऑब्लाइज्ड टू साइन, उन्हें साइन करना पड़ा, बट उन्होंने इस पावर को यूज किया। उससे पहले जो ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने टेलीकॉम बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था, जो उनको लगता था कि ये बिल अगर पास हो गया तो जो लोगों की प्राइवेसी के राइट्स हैं वो हैम्पर होंगे। ठीक है, तो बाद में गवर्नमेंट ने उस बिल को ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से प्रेसिडेंट रबर स्टैंप नहीं कह जा सकते हैं। प्रेसिडेंट को एड ऑन एडवाइस पे इसलिए काम करने को कहा जाता है ताकि क्या हो कि एक आदमी का ओपिनियन एक मेजोरिटी ओपिनियन पे या फिर एक ग्रुप ओपिनियन पे जो ओवरराइड ना करे, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ताकि उस पोस्ट की रेलिवेंस, तार्किकता बनी रहे। This is all about the constitutional position of president, its powers. Thank you so much. Thanks for watching. If you have any query, you can ask me in comment. Thank you so much.